हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो सीडीपी टॉपिक है वो क्लास जो है वीडियो नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक लेकर के आए हैं रीट के लिए वो है बुद्धि। यहाँ से क्वेश्चंस आपको रीट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रीट ही नहीं, सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, एमपी टेट के एग्जाम में, हर जगह यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये एक जो है थ्योरी प्लस जो है क्वेश्चन वीडियो है, एमसीक्यूज वीडियो है। तो पहले हम थ्योरीज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें होती हैं, किस जो है वैज्ञानिक ने कौन सी थ्योरी दी थी, और उसके बाद थ्योरी के बाद बहुत सामान्य सा है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तकरीबन जो है 50 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक एक जो है क्वेश्चंस देखिए, थ्योरी देखिए और इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बना करके ही आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हैं। आपके पास होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सीडीपी में ये हमारा चौथा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, सीडीपी में हमारा चौथा टॉपिक है और मैक्सिमम जो है 10 से 12 टॉपिक है। तो मैं ये टॉपिक्स जो है आपको इसी महीने से बीच में ही, मिड में ही जो है कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो एक एक वीडियो देख लीजिए। रीट अगर आप तैयार करना चाहते हैं, रीट का एग्जाम देना चाहते हैं, 27 फरवरी को इसकी डेट है। अभी वक्त है आपके पास। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं अगर राजस्थान में, तो जो है आप इसको फिल कर लीजिए। 15 तारीख जो है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आगे बढ़ने की भी चांसेस रहेंगे। अगर आप रीट का एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते हैं तो देखिए, सीटेट ही आपका मुख्य लक्ष्य है। तो सीटेट जो है जुलाई में होगा, तो जुलाई 2025 का वक्त है। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके जो है पढ़ते जाइए। जिस जो है टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं उस टीचर के जो है वीडियोस देखिए और उसके नोट्स बनाइए। नोट्स ही हैं जो आपको पास कराएंगे, आपके अच्छे नंबर दिलाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, हर बार मैं कहता हूं कि देखिए, एग्जाम्स भरने वालों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 25 लाख 30 लाख से बच्चे से कम कोई एग्जाम नहीं फिल करता, कोई भी, है ना। कोई भी आप जो है फॉर्म निकाल लीजिए, सरकार कोई भी निकालती है। 25-30 लाख एक कॉमन जो है फॉर्म भरने वालों की संख्या होती है, जिसमें से मुश्किल से 2 लाख बच्चा, 3 लाख बच्चा जो है मैक्सिमम पास होता है। और वो मैक्सिमम फिर जब एग्ज़ाम होगा, मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी फेल होंगे। तो मेरी बात समझिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे घर बैठे शांति से मैं आपको ये बुद्धि जो है, बहुत बच्चों को जो है ये सिंपल टॉपिक लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तब उसमें यही बच्चे जो है क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को खास समझ करके जो है तैयार करिए, यहाँ से पढ़िए। ये ना पसंद आए वीडियो तो किसी और टीचर से पढ़िए, वो ना पसंद आए तो किसी और टीचर से पढ़िए। ठीक है, मैं इस वीडियो में क्या खास होगा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या नोट करना है आपको बताऊंगा, और किन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान दे करके नहीं चलना है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक एक क्वेश्चन और एक एक थ्योरी को समझते हैं, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मात्र 20 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स पूरा करने में हेल्प किया करिए, क्योंकि लाइक्स ही है जो मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, पढ़ने के लिए ला रहे हैं। तो अगर ये आपके लिए कंटेंट है, देखिए ये टॉपिक तो कहीं छुप नहीं सकता। ये टॉपिक अगर आप रीट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़े बिना आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या थ्योरी है। तो आइए एक एक चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, बुद्धि है क्या, आखिर इस चीज़ को जान लेते हैं। तो बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जिसके जरिए हम चीज़ों और तथ्यों को समझते हैं और उनमें संबंध खोजते हैं और फिर तर्कपूर्ण ज्ञान हासिल करते हैं। तो बुद्धि की जो मेन परिभाषा है वो ये है। ठीक है, और एग्जाम्स में एग्जैक्टली पेडागोजी में यही परिभाषा दी जाती है। आपको बस ये परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। अभी ये परिभाषा आप सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यही परिभाषा है, लेकिन जब वो ऑप्शंस देते हैं 4 ऑप्शंस, तो आप उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि के सहारे हम, अब जब बुद्धि है तो हम बुद्धि के सहारे हम विवेकशील चिंतन करते हैं। विवेकशील चिंतन क्या होता है? सही और गलत की पहचान करना, तर्क कर पाना चीज़ों में, है ना, हम्बल हो पाना, कहाँ पे आपको कैसे जवाब देना है, कैसे जो है रिएक्ट करना है। विवेक चिंतन का मतलब होता है समाजीकरण में जो है अपना योगदान दे पाना, समाज में उठ बैठ पाना, है ना। तो ये सारी जो है विवेकशील चिंतन कहलाता है। और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से आप समायोजन करते हैं। जैसे आप किस वातावरण में आपको कैसे जो है गुणों को प्रदर्शित करना होता है, आपको किस नेचर का होना चाहिए,
पता चला आप ऐसे माहौल में खड़े हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी ऊंची आवाज में नहीं बात करना चाहिए, है ना, आपको बिल्कुल लड़ाई झगड़े के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जैसे आप दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई और आप उसमें और एग्रेशन दिखा रहे हैं तो पता चला लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया, पारिवारिक हो गया, कुछ भी, है ना। तो ये वातावरण के साथ समायोजन जो होता है वो बुद्धि से ही होता है ना। जिसकी जितनी बुद्धि प्रबल होगी, जितनी बुद्धि के कारक होंगे उसके अंतर्गत इंटेलिजेंस क्षमता होगी, आईक्यू पावर होगी, उतना ही वो इन चीज़ों में बड़ी अच्छे तरीके से समायोजित अपने आप को जो है कर पाता है। ठीक है, यहां तक चीज़ें समझ गए, नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, पॉइंट्स मैं कह रहा हूं नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि जो है व्यक्ति के आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, मतलब एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया से ही होता है। हेरिडिटी मतलब जो बच्चे की जो बुद्धि होती है वो माता पिता के गुण ही होते हैं, और जिस वातावरण में वो रहता है उस वातावरण में वो किस तरीके से पला बड़ा है, किस तरीके से उसका लालन पालन हुआ है, उससे जो है बच्चे के बहुत हद मतलब बच्चे का जो है बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, मतलब आप एक अच्छे समृद्ध परिवार में जन्मे हैं तो आपका जो है आनुवांशिकी गुण भी अच्छा है, तो आपका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, आपकी तर्क करने की क्षमता भी अच्छी होगी। और अगर आप जो है आपका जो है अता पता नहीं है आप कहाँ जन्मे हैं, है ना, आप जो है आपका जीवन ही रोड में गुजर रहा है, तो उसकी बौद्धिक क्षमता आप नापिए। तो ये चीज़ें होती है। तो बुद्धि व्यक्ति के आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बुद्धि मापने के लिए जो सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था, इंटेलिजेंस जो है जो टेस्ट हुआ था वो किसने किया था? तो सबसे पहला जो टेस्ट किया था बिने तथा साइमन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 1905 में इसका टेस्ट हुआ था। तो पहला टेस्ट जो परीक्षण हुआ था बुद्धि को मापने का वो बिने ने किया था। आमतौर पे इनका नाम ज्यादा आता है, उसके बाद जो है इनके सपोर्टिव जो है थे साइमन थे। तो बिने तथा साइमन ने जो है ये टेस्ट किया था। फिर इस परीक्षण में बुद्धि को जो है मानसिक आयु के रूप में मापा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि को पहले जो है मानसिक आयु जिसे कहते हैं मेंटल एज कहा जाता था। आज हम जिस बुद्धि को हम आईक्यू के रूप में नापते हैं उस बुद्धि को पहले जो है मेंटल एज के रूप में मापा जाता था। और वो कब सा समय था? 1905 का टाइम पीरियड की बात बता रहा है। ठीक है, यहां तक चीजों को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, वो किसने किया है? वो टरमैन ने किया था। तो सबसे जो है महत्वपूर्ण संशोधन किया था टरमैन ने, और इस संशोधन में बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में नापा गया था। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आईक्यू की अवधारणा, आईक्यू का जो है अवधारणा किसने दिया था? तो ये आईक्यू की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था टरमैन में। मतलब आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो टरमन ने दिया था। आईक्यू क्या होता है? तो बुद्धि को मापने का एक जो है फॉर्मूला होता है, और बुद्धि का एक जो है फॉर्मूला के तहत जो डिजिट निकलती है वही उसकी बुद्धि आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, इस चीज को यहां तक समझ गए होंगे। तो अब वो बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि आईक्यू जो होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए उसका फॉर्मूला है मेंटल एज जिसे कहते हैं मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु। ध्यान रखिएगा, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इनटू जो है 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जिसे कहते हैं CA, जिसे कहेंगे हम क्रॉनिकल एज, और इनटू मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 100 से। तब जो हम अगर इतना करते हैं तो एक व्यक्ति की आईक्यू निकल के आती है, और ये फॉर्मूला दिया था टरमन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में भी मिलेगा कि आपको डिजिट देंगे और आपसे बोलेंगे आईक्यू निकाल के दो, है ना, या फिर मेंटल एज निकाल के दो। चीजों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि का वितरण का उदाहरण है। तो देखिए कौन जिसका आईक्यू इतना है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए अगर किसी का 130 से अधिक जो है बुद्धि आईक्यू निकलती है तो वो बच्चा प्रतिभाशाली कहलाता है। 130 जो है प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। 121 से 130 के बीच में जो है बच्चा प्रखर बुद्धि वाला कहलाता है। अक्सर आपको प्रतिभाशाली बस याद रखना है कि जिस बच्चे की आईक्यू 120 से अधिक निकल आए वो प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, एग्जैक्ट जो पॉइंट आपको नोट करना है मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट सही है
ये इसको नोट कर लीजिए, लेकिन मेरे एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 120 से अधिक का बच्चा जो है कैसा होता है, किस आईक्यू का होता है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। ठीक है, अब आते हैं 120 से अंदर वाली की बात करें अगर हम, तो 111 से 120 के अंतर्गत वो होता है एबव एवरेज, एवरेज से ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एवरेज वाला, जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 90 से 110 के बीच में वाला बुद्धि जो वाला बच्चा जो होता है वो सामान्य बुद्धि का होता है। तो 110 के ऊपर 120 तक जो है तीव्र बुद्धि का, जिसे कहते हैं हम एवरेज जो है एबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा ऊपर। और प्रखर बुद्धि वाला 120 से हम उसे 130 140 तक कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 190 से 110 के बीच में, अब 90 से नीचे के आ जाते हैं। तो 70 से 80 वाला जो होता है वो डल बुद्धि का होता है, और 70 से कम वाला बुद्धि जो होता है वो जड़ बुद्धि का होता है, जिसे कहते हैं हम इडियट। तो इसमें जो है इतने पॉइंट्स आपको नोट कर लें, 3 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं ये कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे। आपको यहां से क्वेश्चंस 200% पूछे जाते हैं, मतलब आपका पूरा सीटेट का एग्जाम, रीट का एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक जो पहला सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, ये होता क्या है और किसने दिया था, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने ही किया था। इसके बाद इसे आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन ने किया था। हमें पहले से पता है कि बिने ने जो है बिने ने बुद्धि का पहला परीक्षण किया था और फिर उसमें संशोधन किया था टर्मन ने। ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगा अच्छे से। तो टर्मन ने पर संशोधन किया था। अब आ जाते हैं इस सिद्धांत में बुद्धि को एक कारक के रूप में जो है बताया गया था। तो एक कारक मतलब व्यक्ति की जो समस्त जो है मानसिक योग्यताओं को जो है उन्होंने डिफाइन किया था। समस्त का मतलब बुद्धि का जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप म्यूजिक बजाना हो, चाहे आप शारीरिक क्षमता में बेहतर हो, चाहे आप चेस खेलते हो, चाहे मैथमेटिकल गणनाओं में अच्छे हो, चाहे आपकी जो है स्वयं को आपको स्वयं की समझने की क्षमता हो, आपकी स्वयं के जो है गणना करने की क्षमता हो, है ना, अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता को, जिस तरीके से आप जो है अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं दूसरों के बारे में, एक आर्किटेक्ट जो है क्रिएटिव माइंडेड जो है, इन सबको इसके अंतर्गत ला दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब इस सब के अंतर्गत आ जाता है, हम सभी को पता है कि ये सारे गुण हमारे में नहीं हो सकते। एक सामान्य व्यक्ति वाले में गुण अलग होते हैं और विशिष्ट व्यक्ति जिसके अंदर सामान्य तो होता ही, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट है वो हो सकता है। एक व्यक्ति के अंदर विशिष्ट एक जो है विशिष्ट गुणों से ज्यादा जो है विशिष्ट गुण हो सकते हैं। तो यहां पे ये जो पॉइंट आपका कहा जा रहा है ये पॉइंट तर्क संगत नहीं लग रहा है, इसलिए इस सिद्धांत को अब तक जो है आज के समय में देखा जाए तो माना नहीं जाता। उस समय जब ये उन्होंने कहा होगा तब तो उन्होंने मान लिया होगा, क्योंकि उस समय इतना जो है थ्योरेटिकल चीजें नहीं हुई थी, इतना जो है परीक्षण चीजें नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मान लिया होगा। पर आज के वर्तमान के समय में ये सिद्धांत जो है तर्क संगत नहीं है, इसे माना नहीं जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत पे, जो सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कहते हैं द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार के जो है मानसिक योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया है। तो मतलब द्विकारक सिद्धांत को दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है स्पीयरमैन ने। अब वो दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं कौन सी है, तो वो दो प्रकार के हैं, एक सामान्य योग्यता और दूसरी विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता को जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं और विशिष्ट योग्यता को स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करना है। आइए जनरल एबिलिटीज क्या होती हैं और स्पेसिफिक एबिलिटीज क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जनरल जो एबिलिटीज होती है, जो व्यक्ति में सभी प्रकार मतलब हर व्यक्ति में जो ये इस तरीके के गुण होते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार की मानसिक कार्यों में पाई जाती है। और ये जनरल एबिलिटीज जो है एक तरीके से हम बात करें तो सभी व्यक्तियों में होते हैं, सभी व्यक्तियों में ये पाई ही जाती है। अब सभी प्रकार की मानसिक कार्य जो हम डेली जो है दिनचर्या में हम करते हैं, है ना, आमतौर पे जो सभी लोग एक ही जैसा कार्य करते हैं, एक ही जैसा खाना पीना, इधर उधर जाना, गाड़ी चलाना, है ना, तार्किक बात करना, थोड़ी बड़ी चिंतन कर लेना, इस तरीके से जो है, तो यही होता है सामान्य बुद्धि। सभी प्रकार के कार्यों को संज्ञानात्मक ढंग से करने की एक सार्वजनिक जो है जन्मजात क्षमता होती है। मतलब ये जो क्षमता होती है ये जन्मजात क्षमता होती है, और संज्ञानात्मक ढंग से मतलब बौद्धिक ढंग से किसी कार्य को आप कर रहे हैं उसे, जैसे सामाजिक आप
बहुत अच्छे से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने जो है गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, अपने दिनचर्या में कुछ घर में लाइट खराब हो गई तो सही कर लिया, अब घर में वायरिंग खराब हो गई तो दिक्कत हो रही, लेकिन आपको बल्ब बदलना है तो आपने कर लिया, है ना। अब अगर पागल को दे दोगे बल्ब बदलने को तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसकी जनरल एबिलिटीज़ ही नहीं है, लेकिन आप कर लेते हैं। लेकिन आपका घर में वायरिंग खराब हो गई तो नहीं कर पाएंगे, अब घर में एसी लगाना है तो नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन आपको तार छोटा सा जोड़ना है तो आप कर लेंगे। तो ये सभी जो है सामान्य योग्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा ड्राइंग बनाना हुआ, ए फॉर एप्पल, एप्पल बनाना हुआ तो आपने देखा है एप्पल बना लिया, ठीक है। बॉल बनाना हुआ, कैट बनाना हुआ, बैट बॉल बनाना हुआ, इस तरीके से कमल का फूल बनाना हुआ तो ये आप बना लेंगे। लेकिन अभी इसी जगह बताया जाए कि एक बेहतरीन जो है आपको हाउस बनाना है, फिर पानी गिर रहा हो, पहाड़ से पानी गिर रहा हो, इस तरीके की ड्राइंग बनाना नहीं बना पाएंगे। तो ये विशिष्ट योग्यताओं में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब आते हैं विशिष्ट योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट योग्यताओं में जो है माना गया है कि सामान्य योग्यता के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो विशिष्ट योग्यता है। सामान्य योग्यता के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो विशिष्ट योग्यता है। इन्होंने विशिष्ट योग्यताओं को डिफाइन नहीं किया है, ये बात याद रखना। इन्होंने विशिष्ट योग्यताओं को डिफाइन नहीं किया है कि वो कौन कौन सी हो सकती है। अब उसमें विशिष्ट सब कुछ, सामान्य को छोड़ दे तो सब कुछ। जैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है अमूर्त चिंतन कर पाए, व्यक्ति जो है म्यूजिक बजा ले, व्यक्ति जो है साइंस में अच्छा हो, गणनाओं में अच्छा हो, है ना, व्यक्ति जो है अगर जो है बात करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा हो, ये सभी विशिष्ट योग्यताओं के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या विशिष्ट योग्यताएं परिवर्तनशील होती है। तो हाँ, बिल्कुल सही, ये विशिष्ट योग्यताएं परिवर्तनशील हो सकती हैं, मतलब इनको आप चेंज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप जो है कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इनका संबंध हेरिडिटी से नहीं होता, हेरिडिटी से भी होता है, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी, लेकिन इनका संबंध हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से हो सकता है। किसी एक से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, हालांकि दोनों से ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो है यहां पे ये परिवर्तनशील भी है, ध्यान रखना, ये चीजें परिवर्तनशील हैं। मतलब आप मान लीजिए आप म्यूजिक बजाना चाहते हैं तो आप बेहतर म्यूजिक बजा सकते हैं आप डेली प्रैक्टिस करके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप म्यूजिक में अच्छे होंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ में। डेली आप एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा हर एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किसने किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके आलोचक रहे थे, इसका विरोध जो है थॉमसन ने किया था अपने प्रतिदर्श सिद्धांत में। किस सिद्धांत में? अपने प्रतिदर्श सिद्धांत में इसका विरोध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहु जो है मल्टी जो है फैक्टर थ्योरी क्या होता है, जिसे कहते हैं बहुतत्व सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है थॉर्नडाइक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई प्रकार का मिश्रण माना था, इन्होंने इसको कई प्रकार का मिश्रण माना था। इन्होंने इनके मुताबिक जो है किसी भी मानसिक काम में कई सूक्ष्म तत्व शामिल होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक कार्य करते हैं तो उसमें एक चीज नहीं होती, इसमें कई जो है चीजें मिल करके उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, इस बात को उन्होंने। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि बुद्धि को कई कारकों का मिश्रण माना था। किसने माना था? तो थॉर्नडाइक ने माना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, गलतियां मत करिएगा इतना बताने के बाद, ठीक है। तो आइए, थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि को कितने रूप में डिवाइड किया था, तो इन्होंने जो है 3 रूप में इसको बांटा था। इन तीनों को नाम आपको बिल्कुल जहन में अपने दिमाग में बैठा लेना है। वो 3 है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या होता है? जो इमेजिनेशन पे आधारित हो, इमेजिनेशन से जो है व्यक्ति अपने कार्य को करने की क्षमता रखे। जैसे मैं आपसे कहूं, आप अपने जो है लेटे लेटे आप अपनी समस्याओं का जो है निवारण कर रहे हो, आप सोच रहे हो इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन देना है, इस प्रॉब्लम का कैसे निकालना है ना, ये सब जो है कर पाने की क्षमता को जो है अमूर्त बुद्धि कहते हैं। आप जो है मन ही मन में जो है अपनी गणनाओं को जो है कर पाना। जैसे मन में आपसे कहा जाए कि आपको 50 × 78 से मल्टीप्लाई करना है, और आप मन ही मन में जो है उस गणना को कर पा रहे हैं और फटाक से आंसर दे पा रहे हैं, तो वो होती है उस व्यक्ति के अमूर्त बुद्धि का
जो है क्षमता बेहतर होती है उस बुद्धि के व्यक्ति की, मतलब अमूर्त बुद्धि बहुत अच्छी है। अब मूर्त बुद्धि में क्या होता है, जो सामने मौजूद हो, देख पा रहा हो जिस चीज को, जैसे एक टोकरी में 10 जो है सेब 100 सेब रखे हुए, अब उसको जो है 50 लोगों में डिवाइड करना है, तो वो कैसे डिवाइड करेगा, तो वो सबको 2-2 देगा, है ना, इस तरीके से करना है ना, हर टोकरी में 2 रख देगा। तो ये जो सामने हो रही गणनाएं, जोड़ घटाना, कुछ भी जो भी सामने हो रही है वो मूर्त बुद्धि है, और जो इमेजिनेशन पे हो रही हो वो अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, इस चीज को जानना। जैसे अमूर्त बुद्धि में कौन बेहतर होगा, जैसे कवि, लेखक, है ना, जो आर्ट का होगा, आर्ट कर पाता होगा, टीचर अमूर्त बुद्धि में बेहतर होगा, है ना, डॉक्टर अमूर्त बुद्धि में होगा, वो आपकी रिपोर्ट देखता है, फिर सोचता है कि हाँ ये पॉसिबल है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, ये सब चीज़ें। दवाइयाँ देता है तो अमूर्त बुद्धि पे याद आ रही, तो सोचता है, ऐसा तो नहीं किताब खोल के बैठ जाता हो तुरंत, वो सोचता है आपको सर ये प्रॉब्लम है मुझे, और आपको इस तरीके की दवा देने के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरी दवाइयों को जो है वो देता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि में जो सामाजिक क्रियाएं करते हैं, समाज में उठना बैठना हमारा जो है, हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं, ये सब जो है, ये कर पाना जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो थॉर्नडाइक की जो 3 बुद्धियां हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, इसको अच्छे से रट लीजिए। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थॉर्नडाइक ने इसके अलावा जो है, सिद्धांत के अलावा एक और सिद्धांत दिया था, जिसे सीखने के से जुड़े हुए कुछ और सिद्धांत भी दिए थे। तो सीखने का सिद्धांत भी दिया था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं। तो इसके सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 चीजों को डिफाइन किया था कि व्यक्ति जो है इन 3 चीजों के संपर्क में आकर के बेहतर तरीके से किसी भी कार्य को सीख सकता है। एक तो प्रभाव में आकर के, दूसरा तत्परता में आकर के, किसी के प्रभाव में आकर के, किसी अच्छे से इंटेलिजेंट लोगों के बीच में जो है संपर्क बनाए रख करके, उनके प्रभाव में रखकर उनसे सीख करके जो है वो कार्य को अच्छे तरीके से सीख सकता है। अपने उस कार्य में जो है तत्परता दिखा करके, निपुणता दिखा करके, रुचि दिखा करके, इंटरेस्ट दिखा करके अपने कार्य को आनंदित महसूस करते हुए अपने कार्य को बेहतर तरीके से सीख सकता है। और वो तीसरा जो है कि किसी कार्य को करने में वो डे बाय डे डेली जब अभ्यास करता है तो उस कार्य में निपुणता हासिल कर लेता है। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो आप सभी को पता होगा कि भाई प्रभाव में आते हैं हम, जब किसी के प्रभाव में आते हैं, जैसे मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं और आप मेरे प्रभाव में आकर के चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आप जो है सीखने की क्षमता को कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं, तो मेरे प्रभाव से ही कर रहे हैं। तत्परता, क्योंकि आप इस पढ़ने की क्रिया को रुचि दिखा रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट है और मैंने आपको बताया कि नोट्स बनाएंगे, तो मेरे बनाए हुए प्रभाव से आप इस पर रुचि दिखा करके, इंटरेस्ट दिखा के कार्य को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद मेरा नोट्स बनाया हुआ जो मैंने आपको बताया नोट्स बनाना है, और आपने वो जो नोट्स बनाया उसको डेली अभ्यास से, तो आप उसमें तो तीनों चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही कि नहीं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से 101% देखने को मिलेगा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये होता क्या है इसको जान लेते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के मुताबिक इंसान में कई प्रकार की जो है बुद्धियां होती हैं, कई तरह की बुद्धियां होती हैं, और ये अलग अलग तरीकों से प्रकट होती हैं। अब वो कई तरीके की बुद्धियां क्या होती, कई तरीके की इसलिए बुद्धियां होती, इसीलिए इसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन बिल्कुल सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, यूनिक एबिलिटीज, हर व्यक्ति की अपनी यूनिक एबिलिटीज होती है। मेरी यूनिक एबिलिटीज ये है कि मैं टीचिंग स्किल्स में बेहतर हूं। ठीक है, मेरी यूनिक एबिलिटीज ये है कि मैं लिखने में बहुत अच्छा हूं, कुछ नया तो नहीं, लेकिन मैं अगर किसी चीज को पढ़ लूं तो मैं उसको बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स में जो है उसको लिख सकता हूं। मैंने अपनी जब भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दिए तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें राइटिंग स्किल्स हासिल करी। मैं निबंध लिखने में बहुत अच्छा हूं, है ना, वो निबंध जिन पे पॉइंट्स आप दे दीजिए मैं उसको लिख दूंगा बहुत अच्छे अपनी लाइन्स के साथ। ठीक है, तो मेरी यूनिक एबिलिटीज ये है। पर मैं म्यूजिक नहीं बजा सकता, मैं गाना नहीं गा सकता। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मैं रनिंग में अच्छा हूँ, है ना, मैं जो है वेट उठाने में बहुत अच्छा हूँ, एक जिम में बहुत अच्छा हूँ। तो ये मेरी एबिलिटीज़ है। हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको पहचानिए और उस पर जो है कार्य करिए, तो आप जो है एक अच्छी योग्यता हासिल कर सकते हैं किसी एक जो है चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए गार्डनर के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकाकी ना होकर बहुकार्यी होता है।
तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इसीलिए कहा गया है कि भाई बुद्धि का स्वरूप कोई एक तो है नहीं, सामान्य बुद्धि के रूप में उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम उसे। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, और विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत हम बहुत सारी बुद्धियों के रूप में इसे डिफाइन करेंगे। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक यूनिक एबिलिटीज है और एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक यूनिक एबिलिटीज हो सकती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति के अंदर क्या एक से अधिक यूनिक एबिलिटीज हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। एक व्यक्ति संगीत में भी अच्छा हो सकता है और एक व्यक्ति शेर व शायरियां भी कर सकता है। हो सकता है वो फिजिकल स्ट्रेंथ में भी अच्छा हो सकता है कि नहीं, जिम में जाता हो, दौड़ता हो और मॉर्निंग वॉक करता हो, योगा करता हो, तो फिजिकल स्ट्रेंथ में भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है मैथमेटिकल गणनाओं में भी अच्छा हो, उसको मैथ अच्छी आती हो, उसका जो है पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, मैथमेटिक्स अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गार्डनर ने बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय 8 अलग अलग जो है क्षमताओं के रूप में विभाजित किया, जो कि मैंने पहले बताया कि हर व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के रूप में डिफाइन किया है। बहुकारिकी जो है इसे बुद्धि माना है, तो 8 योग्यताएं हैं उन्होंने इस रूप में। आज वर्तमान के समय में बात करें तो 9 प्रकार हैं, ठीक है। अब वो 8 प्रकार क्या है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये 8 में से तीन प्रकार देंगे और एक प्रकार इससे हटा देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, गार्डनर के सिद्धांत के मुताबिक इसमें से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में क्या होता है, जैसे लेखक होते हैं जो कविताएं लिखते हैं, है ना, जो कविताएं लिखते हैं, न्यूज़पेपर जो है छपता है डेली, तो वो भाषाई बुद्धि पर आधारित होता है। तो भाषाई बुद्धि में जो है उस व्यक्ति की भाषा में पकड़ बहुत अच्छी होती है। तार्किक और गणितीय बुद्धि में व्यक्ति की गणनाओं में बहुत अच्छा होता है, वो गणना में बहुत अच्छा होता है, वो तर्क करने में अच्छा होता है, वो गणितीय जो है चीज़ों में अच्छा होता है, मैथमेटिकल्स चीज़ों में अच्छा होता है, साइंस में अच्छा होता है, केमिस्ट्री में अच्छा होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ों में वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि में जो है बच्चे के अंदर जो है किसी खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है। खाली स्थान को, स्थानिक मतलब खाली स्थान को समझने की उसके अंदर गुण होता है। जैसे कौन खाली स्थान को समझ सकता है, जैसे आर्किटेक्ट जो है आपके घर आता है, आपका इंटीरियर देखता है, आपको चीज़ों को देखता है और फिर बताता है कि वो यहाँ पे ये इस तरीके से चीज़ों को करेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। घर में एक बेहतरीन जो है आपका घर का डिज़ाइन बना देता है। तो ये होता है स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। शारीरिक गतिविधि में जो होता है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फिजिकल पावर अच्छी होती है, जो खिलाड़ी होते हैं ये शारीरिक गतिविधि में आते हैं, ठीक है। संगीत में क्या होता है, संगीत जिसकी अच्छी होगी, अरिजीत सिंह और जो है ये सब जो जितने भी जो है संगीत के जो है गाना गाते हैं, ये सब जो है संगीतिक जो है बुद्धि के अंदर गाते हैं। प्राकृतिक में जो है जिसे कहते हैं हम प्रकृति के बारे में अच्छी समझ होना, पेड़ पौधों के बारे में अच्छी समझ होना, नदियों के बारे में अच्छी समझ होना, उनके प्रति जो है ज्ञान होना, उसको पता होना कि इस पेड़ को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें कौन सी खाद पड़ेगी, पानी की अशुद्धि को कैसे दूर किया जाएगा, है ना। नेचर के प्रति उसके सब कुछ नॉलेज होती है ना। यहाँ पे अस्तित्व के बारे में जो है ज्ञात होना कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति है जो भगवान को मानता है और एक व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, तो ये बुद्धि भी अलग है। दोनों की अपनी अपनी गणनाएं होती, अपनी अपनी तार्किकता होती है, ठीक है। जैसे मैं भगवान को नहीं मानता और आप मानते हैं, तो वो अस्तित्ववादी जो है बुद्धि पर आधारित होती है, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर है। फिर आ जाते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और तीसरा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि जिसे कहते हैं पारस्परिक बुद्धि। तो अंत जो है देखिए इसमें क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो जो है दूसरों को, एक व्यक्ति जो कि दूसरों के नोट कर लीजिए, दूसरों के भावनाओं को, इमोशंस को अच्छे तरीके से समझता है, भावनाओं को समझता है, इमोशंस को समझता है ना। और पारस्परिक बुद्धि में जो होता है वो जो एक व्यक्ति होता है जो अपनी भावनाओं, अपने जो इमोशंस को अच्छे तरीके से समझने का गुण रखता है। पारस्परिक बुद्धि में एक व्यक्ति जो है अपनी इन बुद्धि के अकॉर्डिंगली जो है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो पारस्परिक में परस्पर संबंध होता है आपस में, और अंतःवैयक्तिक में जो है दूसरों के साथ जो है बेहतर गणनाओं को समझने की क्षमता होती है, ठीक है। आइए जो है
नेक्स्ट जो है पॉइंट है तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत क्या होता है, जिसे हम फ्लूइड क्रिस्टल इंटेलिजेंस कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत का प्रतिपादक इसके दिए थे, ये कैटल ने दिया था। नोट कर लीजिए, नाम नोट करना है आपको। तरल बुद्धि जो होती है वह व्यक्ति के वंशानुक्रम, जिसको कहते हैं हेरिडिटी से जुड़ी होती है, आनुवांशिकता से जुड़ी होती है। ठीक है, ये व्यक्ति के आनुवांशिकता से जुड़ी होती है, हेरिडिटी से जुड़ी होती है। तरल बुद्धि में सोचने और तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमताएं होती हैं। यह जो है क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है, जैसे पहेली को हल करना, समस्याओं को हल करना, सुलझाना, नई समस्याओं का कारण और समाधान करना। इस पॉइंट को, सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तरल बुद्धि में गिरावट आने लगती। जैसे आप जो है 35-40 साल की एज में पहुंचते हैं, 45 साल की एज में पहुंचते हैं, वैसे वैसे आपका जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है कम होता जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफैक्ट बहुत बार ये पूछा गया है। तो सीटेट के एग्जाम में हो या रीट के एग्जाम में हो, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब वहां पे देखिए तरल था, अब यहां पे क्रिस्टल के बारे में मैंने बताया ना। तो क्रिस्टल जो होता है ये हेरिडिटी से जुड़ा होता है, तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस से जुड़ा होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज के लिए, उतना ही ज्यादा आप किसी चीज में बेहतर होंगे। ठीक है, यहां पे इतना ज्यादा जो है आपको जो बताने वाला थी वो बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पॉइंट है त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत। ये क्या है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इसके प्रतिपादक हैं, और इन्होंने बुद्धि को जो है 3 रूपों में जो है परिभाषित किया है। तो 3 रूप में इन्होंने जो है परिभाषित किया है। वो कौन से 3 रूप है? प्रासंगिक बुद्धि जिसे कहते हैं, तो पहला जो है इसे कहते हैं पार्शियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस व्यक्ति में जो है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। पार्शियल इंटेलिजेंस जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में जो है सहायता करती हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों को प्रभावित जो है ढंग से समझने की क्षमता जो है प्रासंगिक बुद्धि में होती है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है, जिसे कहते हैं संदर्भी बुद्धि या कॉमन इंटेलिजेंस। तो ये इसे हम मूर्त बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि लिख क्या है, या मूर्त जो है बुद्धि कह लीजिए या संदर्भित बुद्धि कह लीजिए, एक ही बात है। तो मूर्त बुद्धि जो सामने हो, जो अनुभव से किया जा सके, तो किसी कार्य को समझने और अनुभव के आधार पर कुछ नया करने को जो है हम इसको इस रूप में डिफाइन करते हैं। तो अनुभव के आधार पर और अपने कार्य को समझ करके जो है हम कुछ भी करें, वो होती है व्यवहारिक बुद्धि। रोजमर्रा की दुनिया में जो भी हम कार्य करते हैं उससे सफलतापूर्वक जुड़ने की क्षमता ही होती है, इसको इस रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो ये जो होता है इसका मूल्यांकन आईक्यू परीक्षण द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बुद्धि का मूल्यांकन आईक्यू परीक्षण द्वारा किया जाता है। विश्लेषणात्मक बुद्धि के रूप में कहते हैं इसे। समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है विश्लेषण, किसी चीज का विश्लेषण कर पाना, और जब तक सॉल्यूशन ना मिले उसका तब तक विश्लेषण करना, एनालिटिकल एनालिसिस करते रहना, यही इसका मतलब होता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण कर पाना, तथ्यों को समझ पाना और समस्याओं का समाधान कर पाना, इसमें शामिल है। विश्लेषणात्मक बुद्धि में इस चीज को इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका टोटल कंप्लीट बुद्धि वाला टॉपिक खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो फटाक से क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं, और इसको जो है अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए आपने क्या समझा है, क्या जाना है, इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है जो रटने पर आधारित, रटने की क्षमता रखता हो। तो देखिए निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान के लक्षण नहीं है। बाकी उचित तरीके से संप्रेषण करता हो, मूर्त रूप से सोचता हो, अपने जो है नए परिवेश में या पुराने परिवेश में अपने स्वयं को जो है किस तरीके से समायोजित करता है, वातावरण में किस तरीके से अपने आप को समायोजित करता है, यही पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। और यही पॉइंट्स आपको दिखे जाते हैं क्योंकि ये सीटेट में पूछा गया है, रीट के पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे की जो मानसिक आयु है, मेंटल एज 12 है, वास्तविक क्रॉनिकल एज 10 है, उसकी आईक्यू क्या होगी। तो आईक्यू का मैंने आपको बताया था कि मेंटल एज अपॉन जो है क्रॉनिकल एज इंटू 100, यहां पे 12/10 इंटू 100, तो यहां पे अगर हम काट दें तो 120 होगा उसकी आईक्यू। मतलब बच्चा जो है, व्यक्ति जो है प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, सुपीरियर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की जो सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है।
तो एक बच्चे की अगर हम इंटेलिजेंस और उसके डेवलपमेंट का अध्ययन करना चाहते हैं तो इनमें से सबसे बेहतर होगी उसकी विकासीय विधि। विकासीय विधि में बच्चे के जो है हम क्या क्या देख सकते हैं, उसका शारीरिक विकास की क्षमता देख सकते हैं, उसके मानसिक क्षमता देख सकते हैं, उसके जो है उसके इंटेलिजेंस जो है एक तरीके से मूर्त जो है क्षमता देख सकते हैं, सब कुछ इसमें शामिल है। भावनात्मक क्षमता देख सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताएं। मैंने आपको यहां पे 9 प्रकार बताए थे बुद्धि के। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसमें से क्या है, तो देखिए यहां पे सृजनात्मकता जैसा कुछ मैंने आपको नहीं बताया था। बाकी मैंने बताया था कि अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक भाषा, ये सब जो है हॉवर्ड गार्डनर के अंतर्गत आता है। ठीक है, बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं आईक्यू 90 से 110 के बीच में हो तो ये किस बुद्धि लब्धि का बच्चा है, तो ये बच्चा होगा सामान्य इंटेलिजेंस। 110 से 120 के बीच में होगा तो एबव इंटेलिजेंस कहलाएगा। और अगर हम प्रखर बुद्धि की बात कर लें तो देखिए ये जो है 110 से 120 ले लीजिए। और जो है सुपीरियर बुद्धि का बात करें तो 120 से 130 ले लीजिए, है ना। और एक जीनियस प्रतिभाशाली 130 से 140 ले लीजिए। तो ये नाम है आपको, बस आपको अच्छे तरीके से, और ये बदलते भी रहते हैं, ये याद रखिएगा। सुपीरियर, वेरी सुपीरियर में कोई 130, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा नहीं। मैं आपको मेरा मैंने अब तक जहां तक पेपर देखा है, आपको बस ये याद रखना है 120 से ऊपर व्यक्ति को जो है आईक्यू है तो वो प्रतिभाशाली होगा। अगर 90 से 110 है तो जो है सामान्य आईक्यू का होगा। और अगर 75 से कम है तो जड़ बुद्धि का होगा, मतलब कह सकते हैं कि इडियट प्रकृति का होगा। ठीक है, 70 से कम या 75 से कम के ले लीजिए। ठीक है, इतने 3 पॉइंट भी आप याद कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो टेस्ट किया था बुद्धि का वो बिने ने किया था, साइमन ने किया था। उसके बाद बिने साइमन बुद्धि को उस समय जो है मेंटल एज के रूप में डिफाइन किया था। फिर उसके बाद भाई साहब आए थे, कौन आए थे, तो यहां पे आए थे टर्मन। टर्मन ने जो है इसको जो है परीक्षण इसका टेस्ट किया तो वो अलग था। ठीक है, तो यहां पे याद करना टर्मन द्वारा जो है आईक्यू की अवधारणा इसको प्रस्तुत की गई थी, टर्मैन। ठीक है, नेक्स्ट, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो है प्रस्तुत किया था, इनमें से कौन सा नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए खाली स्थान को समझने की क्षमता है, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, मतलब जो व्यक्ति अपने आप को अच्छे तरीके से, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझ पाता हो, है ना, अपनी चीजों को समझ पाता हो, कहां वो गलतियां कर रहा है ना, वो कैसा बर्ताव कर रहा है, तो वो जो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। भाषा, जिसमें भाषाएं के अच्छे पता है, भावनात्मक बुद्धि नहीं होती। ठीक, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बुद्धि के कथन में जो सही नहीं है वो समायोजन करने की क्षमता का नाम ही है। वातावरण के साथ समायोजन, व्यक्तियों के साथ समायोजन, सामाजिक रूप से समायोजन, यही बुद्धि कहलाती है। सीखने की क्षमता जो है बुद्धि कहलाती है। तार्किक करने की क्षमता बुद्धि है। उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन यहां पे डी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न सिद्धांतों में से कौन जो है बच्चे के बौद्धिक विकास में 4 जो है चरणों में संवेदी चालक, पूर्व जो है परिचालक, सुदृढ़ परिचालक और औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है। तो हम सभी को पता है कि पियाजे ने जो है बुद्धि के विकास को जो है बच्चे के विकास में, बुद्धि के विकास में 4 चरण के रूप में डिफाइन किया है। तो पियाजे, इसको जो है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक में करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बड़ा है, बहुत सारे गुण हैं इसमें। हर संवेदी चालक में बच्चा किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानेंगे। मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको नया वीडियो तो अपलोड करके दूंगा ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं जनरल जो है मेंटल एबिलिटी, और विशिष्ट बुद्धि जिसे कहते हैं स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी के रूप में डिफाइन किया था। तो आपको मैंने बताया था कि सामान्य और विशिष्ट बुद्धियां हैं, इसको जो है स्पीयरमैन ने डिफाइन किया था, जिसका द्विकारक सिद्धांत कहते हैं या द्विखंड सिद्धांत कहते हैं, जिसमें कहते हैं एक व्यक्ति के अंतर्गत ये तो होती ही होती है, उसके साथ साथ विशिष्ट बुद्धि भी होती है। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, वो उन्होंने बताए नहीं थे, मैंने आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट, रमेश और अंकित की जो है सामान्य बुद्धि जो है, एक व्यक्ति की आईक्यू 120 है। अब जो है रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अंकित की आयु है जो है, मतलब आयु जो है वो है, अंकित की आयु जो है 12 वर्ष है, और रमेश की आयु जो है मेंटल एज जो है वो क्या है,
तो इस चीज को डिफाइन, तो हम सभी को पता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन जो है वास्तविक आयु इंटू 100। अगर हम 11वें को जो है कैलकुलेट करेंगे तो आंसर है 12 वर्ष। ठीक है, IQ उसकी 12 वर्ष निकलेगी। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का जो है मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि वही चीज हो गई कि IQ का जो है IQ जो है टर्म जो है किसने दिया था? तो ये जो है टर्मन ने दिया था। 12वें का जो है आंसर है C। नेक्स्ट, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहां पे पूछा जा रहा है। तो बुद्धि जो है अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, ये बिल्कुल भी गलत है। अभिसारी नहीं बुद्धि बल्कि अपसारी चिंतन करने की योग्यता है। अभिसारी का मतलब होता है किसी भी एक केंद्र में ही केवल सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच पाना, है ना। जैसे ये क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन, ये अभिसारी जो है प्रश्न है जिसका एक उत्तर बिल्कुल निश्चित है कि कौन सा उत्तर है। ठीक है, और अपसारी होता है जिसमें क्वेश्चन का उत्तर निश्चित ना हो, उसके कई उत्तर हो। अब हम प्रॉब्लम के रूप में देखें तो किसी व्यक्ति के प्रॉब्लम हो और उसके कई उत्तर सुझा पाना ही अभिसारी जो है चिंतन कहलाता है, और अपसारी चिंतन कहलाता है। कई उत्तर देना अपसारी होगा और एक उत्तर दे पाना केवल अभिसारी होगा। ठीक है, तो यहां पे बुद्धि को अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी के रूप में जो है हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पे जो 13वें का आंसर है वो है D। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक का है, और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार से डिफाइन किया था, मूर्त, अमूर्त और जो है और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो ये 3 रूप से इसको डिफाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 15वां का आंसर है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो अभिसारी का मतलब होता है, यहां पे गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? तो बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और सृजनात्मकता। तो यहां पे आंसर होगा D, क्योंकि बुद्धि को हमने कहा सृजनात्मकता को अपसारी कहते हैं, अपसारी चिंतन के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया जिसे कहेंगे, तो ये होता है एक पठन विकार, बच्चे का पढ़ने की अक्षमता का होना। तो वो किसी चीज को पढ़ नहीं पाता, 61 को 16 पढ़ लेगा, 100 को वाज पढ़ लेगा, इस तरीके से वो जो है B को D पढ़ सकता है, D को B पढ़ सकता है ना। तो F को उल्टा F जो है पढ़ सकता है। इस तरीके से जो है चीजों को जो है कंफ्यूज होता है शब्दों में। ठीक है, लिखन विकार जो होता है, जो है लेखन विकार होता है, उसको कहते हैं डिसग्राफिया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक टीचर जो है अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है किस चीज से? तो वो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन यहां पे C राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक बुद्धि होगी, जो व्यक्ति जो है प्रकृति के बारे में समझे, प्रकृति से संबंधित सभी चीजों के बारे में समझने की क्षमता रखता हो, उसके प्रति प्रेम जताता हो, तो वो जो है गार्डनर के जो है प्राकृतिक बुद्धि के जो है रूप में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति जो होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, जिनकी IQ 75 मतलब 70 से भी कम होती है। इस कथन का प्रतिपादन सिद्धांत पर किस पर आधारित है? तो बुद्धि के वितरण पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे B होगा। तो व्यक्ति का बुद्धि का वितरण कैसा है? किसी व्यक्ति की IQ 120 है, प्रतिभाशाली मान लीजिए, 90 से 110 है, सामान्य व्यक्ति मान लीजिए, 70-75 से कम है तो वो जो है जड़ बुद्धि वाला मान लीजिए, इडियट मान लीजिए, मंद बुद्धि का मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो है किस प्रकार का सह संबंध होता है? तो बुद्धि जिस व्यक्ति का IQ अच्छा होगा वो सृजनात्मकता में घनात्मक संबंध को प्रदर्शित करेगा, मतलब वो सृजन जो है व्यक्ति होगा, क्रिएटिव माइंडेड का तो होगा। ठीक है, नया क्रिएट करने की क्षमता रखता होगा। ठीक है, घनात्मक संबंध हो जाएगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, शून्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धि के बारे में सही नहीं बताया गया है? तो यहां पे एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही है। यहां पे जो आंसर दिया गया है वो है बुद्धि एक स्थायी ना होकर के अस्थायी परिवर्तन है और अस्थायी होती है,
और अपरिवर्तनशील नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। तो ऑप्शन यहां पे डी बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, बुद्धि को आप और बेहतर कर सकते हैं, निरंतर प्रैक्टिस के से आप बेहतर कर सकते हैं, इसलिए स्थायी नहीं होती और ये परिवर्तनशील होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्ञान हासिल करने की क्षमता रखेंगे, जितना नॉलेजेबल लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही आप जो है अपने बुद्धि को और अच्छा बेहतर कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण किया जाता है? यूपी टेट का बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो फिर मैं कह भी सकता हूं कि रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भाटिया जो बैटरी परीक्षण होता है ये है बुद्धि का, ध्यान रखिएगा, बुद्धि का परीक्षण है। ठीक है, तो ये बुद्धि का किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये व्यक्तिगत जो है बुद्धि का नापने का, व्यक्तिगत जो है बुद्धि के रूप में जो है मापा जाता है और ये भाटिया का पूरा नाम है चंद्रमोहन भाटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है? तो देखिए यहां पे बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान करती हैं। तो यहां पे 23वें का आंसर है ए, यही आलोचना है, यही गलत क्वेश्चन है। एक तरीके से बुद्धि केवल प्रतिभाएं नहीं होती हैं, इसको छोड़ के बाकी सभी हैं। ठीक है, आंसर है जो बुद्धि जो है सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों में शामिल किया जाता है। तो इसका जो है 24वें का आंसर है, ये है स्टर्नबर्ग का जो है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो है टीचर को डैश डैश योग्य बनाती है। तो ये किस योग्य बनाती है? तो यहां 25वें का आंसर है, विविध जो है शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। ऑप्शन यहां पे सी होगा। अनबायस्ड वे में जो है टीचिंग अभ्यास की योग्य नहीं बनाती, या संवेगों पर नियंत्रण बनाने की योग्य नहीं बनाती, या फिर अपने जीवन को कैसे सुधारा जाए उसकी जगह बच्चों के जीवन को कैसे सुधारा जाए इस योग्य बनाती है, बल्कि जो है तो यहां पे आंसर जो है सी तर्क संगत है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बना के नहीं दे रहा हूं, पूरा एक्सप्लोर करता हूं, पूरी बुक्स एक्सप्लोर करता हूं, इंटरनेट एक्सप्लोर करता हूं, हर चीज जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सब चीजें हैं, मैं बुक्स पढ़ता हूं, तब मैं आपको ये चीजें देता हूं। थ्योरी जो मैंने आपको दी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नहीं जानना है कि वो कौन सा वैज्ञानिक कहाँ से पैदा हुआ था, कहाँ से किस स्कूल में पढ़ा था, किस कॉलेज में जो है वो प्रोफेसर था, ये सब कुछ नहीं जानना है आपको। बस जो है जितना जानना था मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण यह है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर स्थिर समूह में पृथक नहीं करे, क्यों? तो यहां पे जो 26वें का आंसर होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ये बच्चों को चिन्हित करने की जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, हम ये जो कर सकते हैं कि भाई बच्चा जो है कमजोर है, सामान्य है, प्रतिभाशाली रूप में चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, ये स्थायी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है, एक व्यक्ति के IQ को किसी भी वक्त बढ़ा सकते हैं। स्पीड धीमी हो सकती है हर बच्चे की, लेकिन उसके IQ को बढ़ाने की क्षमता रखती है। टीचर, माता पिता, जो उसके संपर्क वाले लोग होते हैं, वो अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, अच्छे तरीके से बातचीत करोगे उनके साथ, तो वो ऑब्वियसली आप जो है अपने IQ को भी बढ़ा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डैश डैश के जो है अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो जो त्रितंत्र का सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग का दिया है और इसके अंतर्गत विश्लेषण, सृजनात्मक और जो है ये आता है। जो नहीं आता है वो है 27वें का ए, सामाजिक बुद्धि इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि के साथ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था तरल बुद्धि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, जो कि हेरिडिटी से जुड़ा होता है, और जैसे जैसे एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका तरल बुद्धि में जो है गिरावट आती जाती है। आंसर है यहां पे बी। ठीक है, अशाब्दिक जो है सामूहिक परीक्षण किससे संबंधित है? तो देखिए ये अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी बीटा परीक्षण से, और शाब्दिक जो है परीक्षण है ये आर्मिक जो है अल्फा परीक्षण से। तो यहां पे आंसर अगर शाब्दिक का है तो ए और अशाब्दिक का है तो बी। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो है किसने दिया था? तो ये सिद्धांत कैटल ने दिया था। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि ये क्या है, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विखंड सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी जो है स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? तो आलोचनात्मक रूप से अगर हम बात करें 32वें का आंसर,
तो यहां पे 32 का आंसर है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में एक विशिष्ट योग्यता को प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, आईक्यू उनका 120 से अधिक होता है, तो जरूरी नहीं कि वो एक से अधिक जो है क्षेत्रों में जो है विशिष्टता को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वो 9 प्रकार की जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत मतलब जिसे कहते हैं हम सैंपलिंग थ्योरी, तो ये सैंपलिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये थ्योरी है 33वें का आंसर है थॉमसन ने। ऑप्शन यहां पे ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जो है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मतलब अपने सैंपलिंग थ्योरी का प्रस्तुत किया था किसके सिद्धांत के विरोध में? तो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में, तो उसका नाम था थॉमसन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बुद्धि का स्पीयरमैन जो है परिभाषित जो है जो कारक है उसमें जी फैक्टर क्या है? तो इसको कहते हैं जनरल फैक्टर, जिसे कहते हैं सामान्य बुद्धि, और अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, अगर 2 शब्द आ जाए तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं आपको। नेक्स्ट, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको हर जैसे भी रूप में क्वेश्चन मिल सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, उस तरीके से आपको दिया है। इनफैक्ट इतने वीडियो आपने देख लिया तो रट जाएगा आपको क्वेश्चन, बुद्धि कभी गलत नहीं होगा। बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करें, बहुबुद्धि सिद्धांत के मतलब गार्डनर का, हार्वर्ड गार्डनर का, तो एयरफोर्स का जो पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो भाई एयरफोर्स के पायलट के लिए गतिक बुद्धि, उसको जो है आप देखिए एयरफोर्स का जो पायलट होता है उसको एक बहुत बड़े जो है फाइटर प्लेन में उड़ाया जाता है, तो उसको जो है उतना फोर्स, उसको जो है उस स्पीड को समझने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। उसके अंतर्गत गतिक बुद्धि होती है और खाली स्थान को समझने की बुद्धि होती है, ये भी ध्यान, स्पार्शियल बुद्धि भी कहते हैं उसको। तो यहां पे आंसर है गतिक, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे जो आंसर है वो है गतिक बुद्धि। ऑप्शन यहां पे डी होगा। यह कथन किसका है कि बुद्धि जो है बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना जो है सरल है? तो यहां पे 37 का जो है ये जेमसन का है, ध्यान रखिएगा, जेमसन का जो कथन है। ऑप्शन यहां पे ए है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ मधुर संगीत सुनाते हुए देखा, सुनते बजाते हुए देखा। तो टीचर के ने विचार किया कि राघव के अंदर कौन सा जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस काम कर रहा है? तो ऑब्वियसली इसका मैंने बताया था कि जो है संगीत बुद्धि, संगीतमय बुद्धि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। बच्चे जो है क्या होते हैं? तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही है, तर्क बिल्कुल सही है, बाकी जो है ऑप्शंस गलत हैं। ये वयस्कों की भांति होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इनकी सोचने, इनकी तर्क करने की क्षमता वयस्क से अलग होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं, इन्हें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है भरा जाता है। या फिर निष्क्रिय जीव होते हैं, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होते हैं, आसपास में जो भी घटित हो रहा है उससे सब कुछ कहीं ना कहीं वो सीखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहां पे 40वें का आंसर है वो है बुद्धि बहुआयामी है, इसके कई पहलू निहित हैं। यहां पे केवल शब्द आ जाए तुरंत काट दीजिए। अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, बाकी सबसे गलत है। यहां पे ऑप्शन यहां पे ए सबसे बेस्ट होगा। सामान्य तथा विशिष्ट जो है बुद्धि कारक को जो है किसने डिफाइन किया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। जनरल बुद्धि, स्पेसिफिक बुद्धि। नेक्स्ट, एक आधी बुद्धिमानी का जो है सिद्धांत कहलाता है। तो एक आधी बुद्धि, एक से अधिक बुद्धि, मतलब एक से अधिक मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। देखिए कितना यूनिक तरीके से क्वेश्चन, एक अधिक बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, 9 प्रकार की बुद्धि के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है, इसकी व्याख्या करता है। तो देखिए PSRN का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और न्यूमेरेसी, है ना, न्यूमेरिकल जो है एबिलिटीज को जो है हल कर पाना। तो देखिए समस्या हल, तार्किकता, अंकिक जो है क्षमता, प्रॉब्लम, रीजनिंग और आंसर हो गया ऑप्शन ए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति की बुद्धि को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? विशेषता क्या है बताई गई कि दूसरे की मनोदशा को समझने की जो है उसके अंदर जो है होने की जो है क्षमता को बात कर रहा है। तो जो दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता को दर्शाता है। तो जहां पे 44वें का जो आंसर है वो है अंत व्यक्ति। ऑप्शन यहां पे सी होगा, ठीक है।
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक जो है गणितीय बुद्धि को जो है तो तार्किकता कहा गया, तो मतलब गणनाओं को समझने की होगा। तो यहाँ पे पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, संगीत वाला है नहीं, ध्वनि और ताल के बारे में बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन जो है किससे संबंधित है? तो देखिए कथन वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, चांसेस रहते कम हैं इनके, लेकिन इनको एक जगह नोट करते चलिए। जो भी टीचर आपको कथन के संबंध में कोई क्वेश्चन दे उसको एक पेज में एक साइड में नोट करिए और एग्जाम्स में जाने से पहले एक एक पॉइंट में देख लीजिए। तो जहां पे हम बात करते हैं 46 का, तो यहां पे आंसर है अल्फ्रेड बिने का ये कथन है। आखिरी क्वेश्चन है, एक सफल जो है इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि की जो है होनी चाहिए? तो अगर इंटीरियर डिजाइनर है तो इसका मतलब है कि वो अमूर्त सोच वाला होगा, अमूर्त सोच कह लीजिए, या फिर अपसारी चिंतन वाला होगा, अपसारी सोच वाला होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे समझ गए होंगे। खाली स्थान को समझने की क्षमता होगी उसके अंदर का, तो ये होगा अमूर्त बुद्धि कहलाएगी। ऑप्शन यहां पे होगा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचने की क्षमता रखता होगा। तो इस तरीके से हमारे जो है टॉप 47 क्वेश्चन, इनफैक्ट जो है इससे ज्यादा ही क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं फिर से बार बार आपको नोट्स पे फोकस करने की बात कहता हूं। एक पेज, सिंगल पेज आप बनाएंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, आपको नोट्स बनाना आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप नोट्स बनाइए और उस नोट्स को डेली पढ़िए, डेली रिवाइज करिए, डेली देखिए कि क्या है, कैसे जो है उसमें क्या लिखा गया है। 1 से 2 पेज संक्षिप्त, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में चीजों को लिखिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है सीडीपी का। तो यह हमारा सीडीपी का जो है चौथा जो है थ्योरी प्लस क्वेश्चनिंग वीडियो था, एमसीक्यू वीडियो था। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टारगेट जो है मात्र जो है 20 लाइक्स का था, हालांकि कम ही है। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया। इसी तरीके से आपको डेली मैं आपको वीडियोस लेके आता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।